क्या हाल चाल है मेरे प्यारे परिंदे। उम्मीद है कि जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो मेरे बच्चे, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 के अभ्यास 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अभ्यास 1.1 शुरू करने से पहले आप इसके थ्योरी को समझ लीजिए। जो इसका मेन जो इसका थ्योरी है उसको जान लीजिए। इसके दो थ्योरी है मेन। एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय और दूसरा लौसा मौसा। ये लौसा मौसा तो आप लोग को निकालने आता ही होगा, लेकिन इसके जो मेन पॉइंट होते हैं, जो मेन चीज होता है, जो क्या बोलते हैं ना, उसका हृदय बोल सकते हैं। उसके हृदय मतलब उसकी गहराई वाली जो चीजें हैं वो आपको जानना जरूरी होगा। अगर आप नहीं जानोगे तो फिर प्रश्न तो आप बना लोगे, बाद में प्रश्न अगर घुमा के देगा तो आप फंस जाओगे, आपसे नहीं बन पाएगा। लौसा मौसा का ये प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए इसके मेन पॉइंट को आप समझिएगा। मेन पॉइंट क्या है, कुछ ही मिनट में क्लियर कर दूंगा, फिर इसके सारे प्रश्नों को हल करेंगे आराम से। क्लियर बच्चे? तो सबसे पहले आप ये समझो मेरे प्यारे बच्चे कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उसको बोलते हैं ना प्यारे बच्चे, उसको बोलते हैं जब कहीं पर कोई भी भाज्य संख्या आपको दे दे और उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। यही होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। फिर से सुनो, ध्यान सुनो। मुझे पता है आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रही है, फिर सुनो। कोई आपको भाज्य संख्या दे, भाज्य मतलब कटने वाली संख्या दे, और उस कटने वाली संख्या को हम किसी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, जैसे 12 हमारा भाज्य संख्या है, इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या? तो 2 × 2 × 3, यह इसका अभाज्य संख्या का गुणनफल हो गया। क्लियर बच्चे? यह एक अद्भुत गुणनफल है। यह जो गुणनफल बनेगा ना, प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनफल एक अद्भुत होता है। अद्भुत मतलब कहोगे सर ये क्या अद्भुत आप बोल रहे हो? अद्भुत मतलब कोई भूत प्रेत क्या? नहीं भाई, भूत प्रेत नहीं होता है, अनोखा होता है। अनोखा मतलब आश्चर्य वाला। देखो, ये जो हमारा 2 × 2 × 3 प्राप्त हुआ है ना, इसको बोलेंगे अद्भुत गुणनखंड। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब भी मैं इसका गुणा करूंगा तो हमको 12 ही प्राप्त होगा। इस 12 के अलावा कोई नई संख्या हमको नहीं मिल सकती है, तो यह अद्भुत हो गया। अब चाहोगे कि इसका गुणा करके मैं कोई नया संख्या प्राप्त कर लूं, कभी भी संभव नहीं है। अब दुनिया में जितनी भी भाज्य संख्या है, सबका अद्भुत गुणनखंड मिलेगा, एक अलग मिलेगा संख्या। किसी का सेम कभी नहीं मिल सकता है। कोई भी 2 संख्या आप ले लेना, कोई भी 2 अलग अलग भाज्य संख्या ले लेना और उसका गुणनखंड करना और देखना कभी सेम हो सकता है क्या? किसी भी संख्या का सेम करके दिखाना, कभी भी नहीं हो पाएगा, चाहे दुनिया में जितनी भी संख्या पड़ी है सबका। ठीक है, सबका अलग अलग ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चे? अब अगला देखो, 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 × 2 × 2 × 3, यह इसका 24 का अभाज्य गुणनखंड है। इसी को हम बोलेंगे कि यह अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हो रहा है, इसी को बोलेंगे। क्लियर बच्चे? तो 24 का अभाज्य गुणनखंड हमारा ऐसे बन चुका है। अब इसके बाद आप ये प्रमेय समझ गए। अब इसके बाद 2 पॉइंट समझ लो, लौसा और मौसा। लेकिन लौसा और मौसा समझने से पहले आप 2 शब्द और समझिएगा। एक शब्द होता है लौसा मौसा में ही आता है अपवर्त्य, और एक होता है अपवर्तक। अपवर्त्य और एक होता है अपवर्तक। एक होता है मेरे प्यारे बच्चे अपवर्तक। ये दोनों शब्दों को जानना जरूरी है। ये लौसा, ये मौसा और ये लौसा के दोनों मेन पॉइंट हैं, दोनों उसी में आने वाले शब्द हैं। इनको जानेंगे तभी हम लौसा मौसा निकाल पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये जान लेते हैं कि अपवर्त्य क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। अपवर्त्य क्या होता है ना, किसी संख्या का अपवर्त्य वे संख्या है जो उस संख्या से पूरा विभाजित हो जाए। मतलब ध्यान समझो, कोई भी संख्या दे आपको और वह संख्या दी गई संख्या से पूरा कट जाती है, तो वह उसका अपवर्त्य बोला जाएगा। अपवर्त्य का सिंपल एक लाइन बताऊं आपको परिभाषा, एक लाइन में। जो किसी का अपवर्त्य पूछे ना, उसका पहाड़ा आप लिख दो, उसके पहाड़ा में आना चाहिए। अगर पहाड़ा में आ रहा है तो वह उसका अपवर्त्य है। जैसे एग्जांपल देखो, 4 का आपसे अपवर्त्य पूछ रहा है, तो 4 का अपवर्त्य क्या होगा? 4, 8, 12, इसका पहाड़ा लिखो। 4 का आप 4, 8, 12, 16, 20, और ये कहां तक जाएगा पता है? कहां तक जा सकता है बच्चे? पहाड़ा आप कहोगे कि 4 का है तो 4 दहा में 40। ना मेरे लाल, ऐसा नहीं होता है यार, ये बहुत दूर तक जाता है। 44 में तो 4 से कट ही सकता है ना। क्या बोला है कि पूरा विभाजित हो जाए, दी गई संख्या से पूरा विभाजित हो जाए। इसमें एक खास बात होता है, से शब्द का प्रयोग किया ना, से शब्द का प्रयोग किया मतलब दी गई संख्या से पूरा विभाजित हो जाए। मतलब दी गई जो भी कोई संख्या रहेगी, उस संख्या से ये संख्या विभाजित होगी, तो वो बोला जाएगा आपका अपवर्त्य। क्लियर बच्चे? तो इसका पहाड़ा जो जाता है बच्चे, सबसे बड़ा संख्या जो होता है वह संभव नहीं है, इनफाइनाइट तक जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि किसी भी संख्या का सबसे जो छोटा अपवर्त्य बनेगा, ये इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, जो सबसे छोटा और पहला अपवर्त्य बनेगा वह स्वयं संख्या ही होता है, स्वयं संख्या होता है, और जो अंतिम अपवर्त्य बनता है वह इनफाइनाइट होता है, असंभव, प्राप्त नहीं कर सकते हैं मेरे बच्चे। वैसे ही 12 का अपवर्त्य क्या होगा, तो 12, 24, 12, 36, 48, ये इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। ये 12 का आपका अपवर्त्य हो चुका है। क्लियर बच्चे। इस अपवर्त्य का खास बात होता है कि इसमें प्रश्न जब भी देगा ना, उसमें से शब्द का प्रयोग किया रहेगा, से शब्द का प्रयोग किया रहेगा। क्लियर बच्चे। अब अगला देख लो, अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक भी सिंपल है, जस्ट इसी की तरह है। देखो सेम टू सेम वही परिभाषा रहेगा, बस चेंज क्या होगा, तो यहाँ पर गुणज या पहाड़ा था, यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा, और दूसरा शब्द यहाँ पर से पूरा पूरा विभाजित था, यहाँ पर दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेगा, दी गई संख्या को विभाजित करेगा, और ये दी गई संख्या से कट रहा था। जो दी गई संख्या है ना, इस संख्या से ये कट रहा था, और यहाँ पर क्या होगा कि जो दी गई संख्या है इस संख्या को विभाजित करेगा, इस संख्या को कटाएगा। अब इस संख्या को कौन कौन संख्या कटा सकती है बच्चे, तो 4 का अपवर्तक क्या होगा, मतलब वह संख्या खोजो जो 4 को कटा दे, 4 को क्या करे, कटा दे। तो 4 किससे किससे कट सकता है भैया, 1 से कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से कट सकता है, नहीं कटेगा मेरे लाल, ये डायरेक्ट अब 4 से कटेगा। ठीक है। अब वैसे ही 18 है, 18 किससे कट सकता है, 1 से कटेगा, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से कटेगा कतई नहीं, 5 से नहीं, 6 से कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। इसके बाद आ जाओ 18 पे। क्लियर बच्चे। इसके बाद आ जाओ 18 पे। आप पता है कैसे लिखना, इसके बाद तो पहले तो इसके आधा निकाल लेना, आधा कहाँ पे आ रहा है, 9 पे, तो इसके पहले सब संख्या पर ट्राई करना, आधा के बाद ना डायरेक्ट यह संख्या हो जाएगी। किसी भी संख्या का अपवर्त्य प्राप्त करना हो तो पहले देख लेना कि इसका आधा क्या होता है। 18 का आधा 9 होता है, 9 तक में सभी संख्या को खोज लेना, और 9 के बाद ना संख्या नहीं खोजना, इसके आधे के बाद संख्या नहीं खोजना होता है, आधा इसका लिख दीजिएगा, आधे के बाद डायरेक्ट वो संख्या लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्लियर बच्चे। तो ये आपका मिल गया 18 का अपवर्त्य। यानी किसी भी संख्या का अपवर्त्य आपसे बोलता है तो सबसे छोटा अपवर्त्य जो बनेगा वो बनेगा 1, और जो सबसे बड़ा अपवर्त्य बनेगा मेरे बच्चे वह संख्या स्वयं बनेगी, वह संख्या स्वयं बनेगी, क्योंकि उसको कटाने वाला सबसे बड़ा संख्या जो हो सकता है, इस संख्या को कटाने वाला सबसे बड़ा जो संख्या मिलेगा वह खुद संख्या मिलेगी, और जो सबसे छोटी संख्या हो जो इस संख्या को कटा दे वह 1 है। तो इसलिए बच्चे अपवर्त्य के कि स्टार 2 पॉइंट होते हैं कि सबसे पहला और सबसे छोटा अपवर्त्य क्या होता है। ये प्रश्न आपसे दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा और सबसे पहला अपवर्तक क्या होता है, 1 होता है। अब किसी संख्या का अंतिम या सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है, वह संख्या खुद होती है मेरे बच्चे, उसके अलावा कोई और उसको घटा ही नहीं सकता, सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा खुद हो जाएगा। क्लियर बच्चे। तो ये 2 पॉइंट इसके स्टार वाले थे और 2 इसके स्टार वाले पॉइंट थे, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं इसका लसा और मसा। ठीक है बच्चे, जिसके ऊपर ये अभ्यास का पूरा प्रश्न बनाया जाएगा और इसी पे ये पूरा प्रश्न भी हल होगा। तो देख लो ध्यान से, क्या होता है लसा प और क्या होता है मसा प। देखिए लसा प को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर बच्चे। अब देखो होता क्या है ना, ये लसा प कैसे निकालते हैं, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, एकदम आराम से ध्यान समझना। ये लसा प निकालते कैसे हैं, जैसे कोई भी संख्या आपको दे और उसका लसा प पूछे तो पहले उसका आप अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा। अभाज्य गुणनखंड ये क्या होता है, तो भैया प्राइम फैक्टर जिसको हम लोग लसा के रूप में ऐसे निकालते हैं ना, जैसे 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ध्यान समझ लो। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको हम 2 से कटाएंगे 6, 2 से कटाएंगे 3, 3 से कटेगा 1, जो इसका गुणे के रूप में प्राप्त हो रहा है इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड मेरे बच्चे 2 गुणते 2 गुणते 3 प्राप्त होगा। वैसे ही 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इस तरह से आप निकालेंगे इसको तो 2 गुणते 2 गुणते 2 प्राप्त होगा। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चे, तो 2 गुणते 3 होगा। जिस भी संख्या का आपको लसा प या फिर मसा प पूछे पहले मेरे बच्चे उसका क्या करना, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। सबसे पहले आप क्या करना, अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से समझो। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आप लोग को पता ही हो चुका है कि क्या होता है, उसका लसा प के रूप में जो निकालते हैं ना, ऐसे जो भाग देके निकालते हैं, यही इसका अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का होता है। तो मेरे परिंदे मेरे बच्चे ध्यान से समझो, इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। अब निकालना है लसा प। एकदम जानदार ट्रिक देखो कैसे निकालते हैं लसा प। सबसे पहले इसको आप घात के रूप में लिख लो, इन सभी संख्याओं को घात के रूप में। 2 हमारा कितनी बार है, 2 हमारा 2 बार है, 2 के घात में 2 गुणते और कोई संख्या है, हाँ 3 है। 3 कितनी बार बच्चे, 1 बार है, 3 के घात में 1। अब इसका हम घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो 2 हमारा कितनी बार है, 3 बार, 2 के घात में यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसको हम घात के रूप में लिखना चाहेंगे, 2 हमारा 1 बार है और 3 तो हमारा 1 ही बार है। मेरी जानी ध्यान से समझो, 3 तो हमारा 1 बार है ना, तो 3 के घात में कितना कर देना, 1 कर देना और 2 के घात में 1 कर देना। क्लियर है बच्चे।
अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि इसका लॉसअप निकालने के लिए ना यहाँ पर देखो कितनी संख्या है, जो भी घात मत देखो, बस ये देखो कौन कौन सी अलग अलग संख्या है। फिर से सुनो, कौन कौन सी अलग अलग संख्या है, कितनी बार है इससे फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ कहाँ पर है इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस वह संख्या को अलग अलग संख्या है। जैसे देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को हम एक बार मान लेंगे, 2 बस माना जाएगा। इसमें कहाँ कहाँ पर है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस 2 है तो है। अब 3 है, हाँ 3 भी है, गुणे में 3 कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई और संख्या है क्या इसमें, कोई और नया अंक है क्या इसमें, नहीं है बच्चे, नहीं है। बस आपका आंसर आ गया। लॉसअप में क्या करते हैं कि इसमें से 2 है ना, तो 2 है तो 2 के घात में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी खोजिए। सबसे बड़ी यार यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, सबसे जो बड़ा बन रहा है वो 3 बन रहा है, यानी कि 2 के घात में 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 है, 3 के घात में सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, शून्य मतलब कुछ भी नहीं, नहीं है तो छोड़ो हटाओ, लेकिन जो है उसी को देखा जाएगा। जो है यहाँ पर 3 के घात में 1 है, यानी 3 के घात में 1 ले लिया जाएगा। अगर दोनों में नहीं होता, किसी एक जगह पे केवल एक संख्या नई संख्या आ जाती तो वही लिया जाता। जैसे यहाँ पर 5 हो जाता, बाय द वे अगर मान लो 5 हो जाता तो यहाँ पर गुणे में 5 को भी हम ले लेते, मेरे बच्चे 5 भी ले लेते, ठीक है। खैर यहाँ पर था नहीं तो नहीं लेंगे। अब यही हमारा बन गया इसका लॉसअप। अब लॉसअप का वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे तो ध्यान से समझिए। 2 के घात में 3 है तो 2 का गुणा मेरी जानी 2 का गुणा 3 बार करिएगा, और 3 एक बार है तो 3 को एक बार लिख दीजिएगा। गुणा करिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, अतिरिक्त 24, यानी कि इसका 12, 8 और 6 का जो लॉसअप बनेगा बच्चे वह 24 बन जाएगा। क्लियर बच्चे, 24 बन जाएगा। अब थोड़ी सी इसमें एक और बात समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझिएगा, इसका नोटेड पॉइंट या स्टार पॉइंट समझ लीजिएगा। जब भी आपको लॉसअप पे इबारती प्रश्न कोई बनाएगा तो डायरेक्ट लॉसअप आपसे नहीं पूछेगा कि लॉसअप ज्ञात करिए फिर मौसअप ज्ञात करिए, आपसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा। उसमें बोलेगा क्या, तो कोई इबारती प्रश्न बनाएगा ना तो उसमें सिर्फ इतना बोलेगा, कोई भी प्रश्न बना दे उसमें कहीं ना कहीं पे छोटी से छोटी संख्या का प्रयोग कर देगा। बीच में प्रश्न बनाते समय, लिखते समय छोटी छोटी संख्या प्रयोग कर देगा, या सबसे छोटी संख्या पूछ देगा, या सबसे छोटी वस्तु या सबसे छोटी लंबाई पूछ देगा, या फिर सबसे न्यूनतम वस्तु या न्यूनतम लंबाई पूछ देगा आपसे। तो उसका समझिए कि लॉसअप निकालना है। एक एग्जांपल समझिए, जैसे मैं बोलूं कि 3 घड़ी हैं, अलार्म की 3 घड़ियां हैं। एक मान लो कि 6 बजे बजती है इसका अलार्म, इसका 8 बजे अलार्म बजता है, इसका मान लो कि 10 बजे अलार्म बजता है। अब तीनों एक साथ कब बजेंगे, तीनों एक साथ इकट्ठे कहीं संगे कब बजेंगे, तो अब तीनों एक साथ का न्यूनतम की बातें हो जाएगी, कब से कम या जल्दी से जल्दी एक साथ कब बजेंगे। तो एक साथ जल्दी से जल्दी पूछ रहा है बच्चे ना, तो यहाँ पर लॉसअप निकाल दीजिएगा। क्लियर बच्चे, इनका 8, 6 और 10 का लॉसअप निकाल देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर बच्चे, अब चलते हैं अगला मौसअप पर। ये मौसअप क्या होता है मेरे बच्चे, सेम वही काम, इसका भी कैसे निकालते हैं मौसअप, ध्यान से समझिए। मौसअप मतलब होता है ना, दो संख्याओं के दो संख्या का आप अपवर्तक निकालिएगा, और जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा ना वही लिया जाता है, सबसे बड़ा अपवर्तक। अब ध्यान से समझो, जैसे आपसे 9 बोल रहा है, 9 का मौसअप क्या होगा, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करिए 3 गुणित 3। 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 3। अब 30 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 3 गुणित 5। क्लियर बच्चे, इसका अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिया। लिखने के बाद इसको पुनः वही घात के रूप में लिखिएगा, 3 के घात में 2, और इसको क्या करेंगे 2 के घात में 3, 2 के घात में 2 हो जाएगा, और 3 के घात में 1, इसका क्या बनेगा 2 के घात में 1, 3 के घात में 1 और 5 के घात में 1 प्राप्त होगा। मेरे बच्चे ध्यान से समझो यार, ध्यान से समझो, इसको छोड़ के वीडियो को जाओगे ना तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएंगी। यहाँ तक आ चुके हो तो कुछ मिनट और टिक जाओ बच्चे, कुछ मिनट तक और देख लो, बस आपको पूरा चित्र एकदम हवा में क्लियर हो जाएगा। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि आप पूरा देख लोगे तो फिर आपको किसी और वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा प्रश्न इसके बाद आपसे खुद बना पाओगे, खुद से बन जाएगा। क्लियर बच्चे, अब देख लो, इसका मौसअप पूछ रहा है ना, तो मौसअप का मतलब है कि यहाँ पर जो भी कोई संख्या है सबको उतार लीजिए। यहाँ पर 2 है, फिर 3 भी है, फिर 5 भी है, 5 भी है ना। अब देखिए इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों में है, सबसे कम घात वाली। इसमें सबसे कम घात देखते हैं। लॉसअप में सबसे बढ़िया घात पकड़ते हैं, किसी में हो या ना हो सबको लिया जाता है, लेकिन इसमें मौसअप में सबसे छोटी घात पकड़ी जाती है और सब में होनी ही चाहिए, सब में होनी ही चाहिए। तो 2 देखो यहाँ पर है बच्चे, 2 के घात में क्या लिखेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 नहीं है, तो 2 एक जगह का नहीं मिला, 2 जगह मिल गया लेकिन एक जगह नहीं मिल रहा है ना, तो उसको नहीं लिया जाएगा, उसके घात में 0 ठोक देना। ठीक है, बात रही 3 की, तो 3 यहाँ पर भी है, इसमें
भी है, इसमें भी है। हाँ भैया 3 संख्या था, तीनों हमको 3 मिल रहा है, 3 तो तीनों मिल गया। लेकिन देखिए सबसे कम 3 किस में है, सबसे कम किस में है बच्चे, तो इसमें है, 3 के घात में 1 वाला सब में है। अब इसके बाद 5 है, 5 तो इसमें भी है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो 5 के घात में 0 बन जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। यानी कि ये किसी घात में 0 का मान 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका मौसप जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चे वह 3 आएगा। इसका मौसप यानी कि 9, 12 और 30 का मौसप 3 होगा। क्लियर है मेरे बच्चे? मुझे उम्मीद है कि इसकी थ्योरी आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके प्रश्नों को बड़े आराम से, बड़े शिद्दत से देख लो भैया, एकदम आराम से मजे मजे में पूरे के पूरे प्रश्न हल होंगे। मुझे हल नहीं कराना पड़ेगा, आपको खुद लगेगा मेरे से पहले आपका आंसर आएगा, इतना मुझे भरोसा है। कंसंट्रेट होकर पढ़ा होगा ना, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैंने समझाया है पूरा का पूरा प्रश्न आप मेरे से पहले बना के दिखाओगे। तो चलो शुरू कर देते हैं बच्चे, बिना किसी विलंबता के इसके प्रश्नों को हल कर देते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोल रहा है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पर प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न, और इनके अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये समझो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब किसी भी संख्या का, किसी भाज्य संख्या का ऐसा गुणनखंड जिसके बाद फिर दोबारा ना तोड़ा जा सके। मेरी बात ध्यान सुनो, किसी संख्या का, भाज्य संख्या का ऐसा टुकड़ा तोड़ो कि फिर उसके बाद दोबारा हम टुकड़ा नहीं तोड़ सकते हैं, उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है बच्चे? जैसे देखो आपको बोला है 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चे, 140 का अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछ रहा है ना, तो 140 का हम क्या करेंगे कि इसका लौसा, जैसे आप लौसा निकालते हो ना, उसी रूप में इसको लिख लीजिएगा 140। अब इसको कटाने के लिए अभाज्य संख्या पकड़ेंगे। अभाज्य का मतलब, अब जिस बच्चे को अभाज्य नहीं पता वो समझो, अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो किसी से न कट सके। जैसे 2 हो गया, 2 किसी से नहीं कटता है, 1 और स्वयं के अलावा। 3 भी किसी से नहीं कटता है, केवल खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 4 नहीं होगा, 4 2 से भी कट सकता है, 1 से कट सकता है, 4 कट सकता है 4 से, तो ये 4 को हम नहीं लेंगे। 5 हमारा अभाज्य संख्या होगा। 6 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 जो है वो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, फिर 6 से भी कट जाता है, तो वो भाज्य हो जाएगा। अभाज्य का मतलब सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर उसको न कटा सके, 7 हमारा अभाज्य होगा। वैसे ही यहाँ पर अभाज्य संख्या लेंगे, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से कट रहा है, हाँ कट जाएगा बच्चे। 2 से भाग देंगे 70 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे इसको 35 आएगा। क्या फिर इसको मैं 2 से कटाऊं? 2 से ये नहीं कट सकता है, तो अब कोई अगला अभाज्य संख्या लिखेंगे, 3 लेंगे, 3 से ये नहीं कटेगा, लेकिन ये 5 से कट सकता है। 5 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 से भाग देंगे 1 होगा। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी कि आप ऐसे लिखिएगा, 40 का अभाज्य गुणनखंड बराबर मेरे प्यारे बच्चे 2 गुणते 5 गुणते 7 आपका बन जाएगा। इसको घात के रूप में अगर लिखना चाहेंगे आप, तो 2 हमारा कितना बार है? 2 बार, तो 2 के घात में 2 बार लिखेंगे। यहां पर ना कोई संख्या जितनी बार होती है उसको उतनी बार घात में चढ़ाना होता है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, जिनको ये लिखने नहीं आता है घात में वो ध्यान से समझ लो। कोई संख्या जितनी बार दिया है ना, 2 अगर 2 बार दिया है बच्चे, तो 2 एक बार लेके इसके घात में 2 लिखिएगा। गुणते 5 हमारा 1 बार है, इसके घात में 1 हो जाएगा। 7 हमारा 1 बार है, इसके घात में 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। यानी 140 का ही अभाज्य गुणनखंड बन गया। अब वैसे ही 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 156 को हम ऐसे ही कटाएंगे, इसको 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18। अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 एकम में 3, तितली के 9, फिर ये 13 किसी से नहीं कट सकता है, 13 से ही कटेगा, 13 एकम में 13, ये 13 बार गया। यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे मेरे प्यारे परिंदे? लिखेंगे ना 2 गुणते 3 गुणते 13, यानी कि यही इसका अभाज्य गुणनखंड बन गया। अब 2 के घात में आपको इसको घात के रूप में लिखना हो तो 2 के घात में 2, 3 के घात में 1 और 13 के घात में 1, यानी कि ये 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको बन गया। क्लियर है मेरे बच्चे? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब वैसे ही 38 25 है, 38 25 का इधर कहीं कर देते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चे, इसको मिटा देता हूँ। देख लेते हैं 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 38 और 25 दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, 38 और 25 दिया हुआ है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा ना? सबसे पहले देखेंगे क्या ये 2 से कट सकता है? नहीं बच्चे, 2 से नहीं कटेगा। 2 से वही संख्या कटती है मेरे प्यारे बच्चे जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो,
4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से कटती है। इसके अलावा कोई और संख्या आ गया 2 से नहीं कटेगा, तो ये 2 से नहीं कट सकता है। देखते हैं 3 से कटेगा क्या। तो 3 का नियम ये होता है कि संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग दिया जाता है। 5 2 7 8 15, 15 3 18, 18 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाएगी, यानी 3 से ये पूरा पूरा कटने वाली है। 3 से इसमें भाग दीजिए, 3 एकम में 3। अब यहाँ पर बचेगा 3 दूना के 6, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 1 बचा, 3 5 15। फिर इसको हम क्या करेंगे बच्चे, ये 4 2 6, 6 5 11। अब ये 3 से नहीं कटेगा, इसको आप 5 से कटा दीजिएगा। 5 से कटाएंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, 5 8 है 40, 2 बचा, 5 5 25। फिर इसको हम 5 से कटाएंगे, 5 से 17 5 85। फिर ये 17 से कटेगा, 17 एकम में 17, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड बन गया मेरे प्यारे बच्चे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड जो बनेगा वो बनेगा 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया मेरे प्यारे बच्चे। इसको घात के रूप में अगर आप लिखना चाहेंगे तो 2 की घात में 1, 3 के घात में 1, 5 के घात में 1 और 17 के घात में 1, इसका क्या बनेगा, अभाज्य गुणनखंड। ये घात के रूप में हो गया। अब वैसे ही 500, ये 5005 है, इसका क्या होगा बच्चे, बहुत सिंपल है, इसका भी 5005 है। इसको सबसे पहले हम कटाएंगे कितने से, तो ये 2 से भी नहीं कट सकता है, 3 से भी नहीं कट सकता है, ये 5 से कट सकता है। तो आप सबसे पहले इसको 5 से कटाइएगा। 5 एकम में 5, 00, 5 एकम में 5। बच्चे ये अगले बार जो कटेगा, ये अब ना 5 से कटेगा तो अगला 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 से कटेगा क्या, देख लेते हैं। हाँ, ये 7 एकम में 7 हमारा जाएगा यहाँ एक बार, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 7 चौके 28, सही जा रहा था यार, 7 चौके 28। फिर यहाँ पर बचेगा कितना, 28 हो गया, 2 बचा, 7 3 21। अब 143 है बच्चे ना, 143 हमारा 11 से कट जाता है। 11 एकम में 11 और 11 तिया 33। फिर इसको 13 से हम कटा लेंगे, 13 एकम में 13, यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा मेरे बच्चे 5 का जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा बच्चे वह 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13 बन जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड। क्लियर बच्चे, इसका ये आंसर हो गया। इसको घात के रूप में हम यही रख देंगे क्योंकि सब संख्या सिंगल सिंगल है तो घात यही बन जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए इनका आंसर हो गया। बच्चे एक चीज मिस्टेक हो गया बच्चे, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 3 2 बार, यहाँ पर 3 को 2 बार लिखना था, मैं गलती से 2 लिख दिया हूँ। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 3 के घात में ना, यहाँ पर 3 के घात में 2 हो जाएगा। वो कभी कभी गलती से मिस्टेक से अंक इधर उधर चेंज हो जाता है। यहाँ पर 3 लिखना था, मैंने 2 लिख दिया था। तो अब ये देखो 3 के घात में 2 होगा, 5 के घात में 2, 17 के घात में 1, यही इसका क्या बन जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। 38 25 का ये आंसर हो गया और 5005 का ये आंसर हो गया। अब बच रहा है 74 29, उसका कहाँ पे लिखे बच्चे, उसका ना यहीं पे कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और यहीं पे कर देते हैं। ठीक है बच्चे, देख लीजिए, देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे ना, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चे। इसको 17 से भाग देंगे ना, 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा कितना, 17 चौके 68, 6 बचेगा 62 ना, 62 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6 62, यानी कि 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा, 3 बार के बाद फिर 119 7 बार में जाता है, ठीक है ना, 7 बार में जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चे, ये किससे कटेगा, तो ये 17 से कट गया ना। अब अगली बार जो हमारा कटेगा बच्चे, ये अगली बार जो हमारा कटेगा वह 19 से कटेगा। ठीक है, अगली बार जो हमारा कटेगा वो 19 से कटेगा। अब इसको 19 से हम भाग देंगे तो 19 दूना के 38 हो जाएगा, 19 दूना के 38, 19 तिया 57, यानी कि 23 बार जाएगा। फिर 23 से कटाएंगे, 23 एकम में 23, यानी कि 74 29 का जो गुणनखंड बनेगा बच्चे 17 गुणते 19 गुणते 23 बन जाएगा। यही इसका क्या बन गया, आंसर हो गया। इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। मुझे उम्मीद है बच्चे कि आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चे, कभी भी अभाज्य संख्या देना बड़ी संख्या से मत कटाइएगा। एक छोटी संख्या हो या फिर ऐसी संख्या हो जो अभाज्य हो संख्या। कोई मान लीजिए 6 से नहीं कटा सकते हैं, 10 से नहीं कटा सकते हैं, वहीं अभाज्य संख्या रहेगा तो कट जाएगा, चलेगा। ठीक है बच्चे, अब अगला इसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है, एकदम आराम से देख लो प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है कि आपके सामने 2 गो संख्या दिया है और दोनों का बोल रहा है कि HCF भी ज्ञात करिए उसी संख्या का और उसी का LCM भी ज्ञात करिए, यानी कि लॉसअप भी ज्ञात करना है और मॉसअप भी ज्ञात करना है। और यही नहीं, लॉसअप और मॉसअप ज्ञात करने के बाद इसका एक फार्मूला होता है कि लॉसअप गुणते मॉसअप बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या,
लौसा मौसा और दो संख्याओं के गुणनफल का एक संबंध होता है कि लौसा प और मौसा प का, दो संख्या का लौसा प और मौसा प ज्ञात करेंगे और उनका गुणा करेंगे, फिर दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो दोनों हमेशा बराबर होता है। वही चीज यहाँ पे करके दिखाना है कि हाँ दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको बराबर करने से पहले आप इसका लौसा प और मौसा प ज्ञात करिए। तो पहला प्रश्न दिया 26 और 91 का लौसा प क्या होगा। तो बच्चे किसी का भी लौसा प और मौसा प ज्ञात करने से पहले उसका हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 जो हमारा कटेगा बच्चे वो 2 से कटेगा और 13 आएगा। 13 दूना के 26, हाँ 26 आ जाएगा। फिर 91 है, 91 किस से कटेगा बच्चे, 7 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा, ये 91 मिल गया। अब इसका लौसा प क्या होगा ना, किसी भी संख्या का HCF ज्ञात कर लेते हैं, पहले मौसा प ज्ञात कर लेते हैं। किसी भी संख्या का मौसा प HCF ज्ञात करने के लिए जो संख्या दोनों में हो वही उसका मौसा प बनता है। तो इसमें 13 दोनों में है तो इसका मौसा प 13 बनेगा। अब इसका LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, अब बाकी जो बच रहा है सिंगल सिंगल उन सबको उतार लेंगे। जो संख्या दोनों में है उसको एक बार लिखा जाएगा, जो संख्या सिंगल सिंगल उसको उतार लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 13 दूना के 26, 26 का गुणा करेंगे हम 7 में, तो 26 का गुणा कितना कर ले, 7 में कर लीजिए इधर ना, 26 का गुणा 7 में कर लीजिए। 7 छक्का 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, 182 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसका मतलब 182 इसका LCM बन रहा है। अब हमको सिद्ध करना है, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो वह गुणनफल लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होगा। तो चलो बच्चे ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। नियम होता है कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर LCM गुणते HCF होता है बच्चे। अब देखो यहाँ पर पहली संख्या कितना है 26 गुणते दूसरी संख्या कितना है 91 बराबर लौसा प LCM लौसा प कितना है बच्चे 182 गुणते HCF कितना है 13। इन सब का गुणा करके हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितना प्राप्त होता है। तो गुणा कर लीजिए, 26 का 1 में गुणा करने पर 26 से कम में 26 हासिल बचेगा 2, और 26 का गुणा करेंगे 9 में, तो 26 का गुणा करेंगे 9 में, 26 दाम में 260, 260 में से 26 घट जाएगा बच्चे, कितना बनेगा 260 में से 26 घटेगा 234 होगा ना, हाँ 234, और 234 में फिर 2 जुड़ेगा 236। ठीक है बच्चे, 236 इसका बन जाएगा ये वाला। अब 182 में 13 से गुणा करेंगे, 13 दूना के 26 के 6 हासिल 2, और 13 वाठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 होगा, 106 के 6 हासिल 10, 13 कम में 13 और 13 10 मिलकर हो जाएगा 23। यानी कि दोनों पक्ष आपस में क्या हो रहा है मेरे बच्चे, बराबर हो गया। आप देख पा रहे हो कि लौसा और मौसा का गुणा कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 2366 आ रहा है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों संख्या का गुणा कर रहे हैं तो भी 2366 ही प्राप्त हो रहा है मेरे बच्चे, 2366 ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यह सत्य हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणते मौसा प्राप्त हमको होगा। क्लियर बच्चे, ये पहला प्रश्न हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हल करने से पहले इसको थोड़ा मिटा लूं बच्चे, थोड़ा सा जगह बना लूं, इसको मिटा के ही जगह बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 510 और 92 का लौसा प और मौसा प, फिर इसका भी ज्ञात कर लेते हैं। तो 510 का लौसा प ज्ञात करना हो चाहे मौसा प ज्ञात करना हो, पहले तो इसका करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा मेरे बच्चे, ऐसे साइड में कर लीजिएगा। 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4 1 बचा, 2 5 10 1 बचा, और 2 5 10, यहाँ पर 255 आएगा। 255 फिर किससे कटेगा, 5 दूना 10 12, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 5 15। अब इसको कटाएंगे 5 से, 17 5 85, फिर 17 से कटाएंगे, 17 कम में 17, यानी कि 510 का जो गुणनखंड बनेगा, अभाज्य गुणनखंड बनेगा, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17 बनेगा। अब 92 का क्या होगा बच्चे, तो 92 का ना ऐसे आप भी निकाल सकते हैं मौखिक, लेकिन इसको विस्तार में कर दे रहे हैं। देख लीजिए, 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, अब यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर बच्चे हमको मिल जाएगा 1, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाएंगे, 23 दूना के 46, फिर 23 से कटाएंगे, 23 से कम में 23, यानी 92 का जो बनेगा बच्चे 2 गुणते 23 बनेगा। अब इसका HCF ज्ञात करते हैं, HCF बराबर, और LCM भी ज्ञात कर लेते हैं साथ में ही। तो HCF बराबर क्या मिलेगा, तो जो संख्या दोनों में हो रहा हो, कौन सी संख्या है जो दोनों में हो रही है, तो देखो बच्चे 2 इसमें मिल गया, अब 3 इसमें है तो इसमें कहीं 3 नहीं है, 5 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, 17 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, छोड़ दीजिए। बस ऊपर वाला पकड़ के नीचे खोज लीजिए, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। नीचे वाले से ऊपर वाले में नहीं खोजते हैं, किसी एक को ही पकड़ के ऊपर वाला में खोज लीजिएगा। मैंने ऊपर वाला पकड़ के नीचे वाला में खोजा, जो मिला दोनों में उसको मैंने लिख दिया, जो नहीं मिला उसको छोड़ दिया। अब लौसा प में क्या होगा, जो
दोनों में मिलेगा ना उसको तो लिखबे करेंगे, 2 वाली 2 मिलके 1 वाली 2, और जो दोनों में नहीं मिल रहा उसको भी लिखा जाएगा। ऊपर से उतारिए 3, फिर 5, फिर 7, और नीचे का बच रहा है 2 बच रहा है और 23 बच रहा है, 2 और 23। हाँ तो बच्चे इसका लॉसा पर निकालने के लिए इनका गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 6 5 30, और 30 का गुणा करेंगे 2 में ना, 30 दूना के 60, और 60 का गुणा करिएगा 17 में, 60 का गुणा करेंगे 17 में बच्चे तो कितना बनेगा 17, 17 0 0, 17 0 के 0, और 17 में फिर 6 से करने पर 17 5 85, और 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 हो जाएगा, 17 5 85, 17 छक्का 102। क्लियर बच्चे। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, 102 में फिर 23 का गुणा करेंगे, 102 में फिर 23 का गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू बन जाएगा बच्चे, इसकी वैल्यू बन जाएगा 23 0 0, 23 दूना के 46 के 6 हासिल 4, फिर पूरा 4 उतर जाएगा, फिर 23 से कम में 23, 23 460 इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 23 460 इसकी वैल्यू प्राप्त होगा इसका लॉस ऑफ। अब थोड़ा सा बच्चे कैलकुलेशन है, गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा, गुणा भाग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो इसका लॉस ऑफ मिल गया, मौसा पर मिल गया, और दोनों संख्या मिल गया, तो सिद्ध कर लेते हैं कि ये चीज़ें प्रूफ हो रहा है कि नहीं, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस ऑफ गुणते HCF मौसप। ठीक है बच्चा, तो पहली संख्या कितना दिया है 510 दिया है ना, और दूसरी संख्या 92 है ना। अब इनका लॉसअप कितना है, लॉसअप 2346 है ना, 2346 0, और मौसप 2 है। गुणा करिएगा तो देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें ना 0, 6 दूना के 12, और 4 दूना के 8, 1 9, और फिर 3 दूना के 6, और 2 दूना के 4, 46 92 आएगा। और इसका भी गुणा करेंगे तो 0, 92 कम में 92 के 2 हासिल 9, अब 92 में फिर 5 से गुणा करके 9 जोड़ेंगे ना, तो इसका भी सेम टू सेम हो जाएगा 469 आएगा। 92 में 5 से गुणा करके उसमें फिर आप 9 जोड़ेंगे तो 469 आ जाएगा। क्लियर बच्चे, यही बन गया, देखो दोनों पक्ष बराबर हो गया। क्लियर बच्चे, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है बच्चे कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख गए होंगे। अब ये प्रश्न नंबर 3 देख लो, बस इसका लास्ट प्रश्न है, इसको भी धाए से में हल करके खत्म कर देते हैं। ठीक है बच्चे, प्रश्न नंबर 3 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 336 और 54 का आप लॉसा प और मौसा प ज्ञात करिए। तो पहले 336 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से कटाएंगे 2 एकम में 2, 1 बचा 2 छक्का 12, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 8 16, फिर यहाँ पर बचेगा 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे 4 और 2, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, फिर 3 से कटाएंगे 7, फिर 7 से कटाएंगे 1, यानी 336 है बच्चे, 336 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड हमको क्या मिलेगा, 336 का अभाज्य गुणनखंड इधर कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से सही रहेगा। 336 का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते फिर 2 गुणते फिर 3 गुणते फिर कितना मिलेगा 7। एक बार मिला लेते हैं, सब सही है ना, 2 गुणते 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है, 1 बार 3 1 बार 7, सही है। अब 54 का देख लेते हैं, 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा। 54 जो है ना बच्चे, ये 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 27 दूना के 54, फिर 3 से कटाएंगे 9, फिर 3 से कटाएंगे फिर 3, फिर 3 से कटाएंगे 1, यानी कि 3 हाली 3, 1 हाली 2, 1 हाली 2 और 3 हाली 3, यही इसका बन गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसका निकाल लेते हैं LCM, फिर निकाल लेंगे HCF। तो LCM इसका क्या बनेगा बच्चे, तो जो संख्या दोनों में हो उसको पहले छाट लीजिए। ये 2 मिल रहा है दोनों में, इसके बाद और 2 कोई इसमें नहीं है ना, 3 है तो 1 बार 3 मिल रहा है, यानी कि बस 2 संख्या दोनों में है, एगो 3 एगो 2, तो इसका HCF बनेगा 2 गुणते 3। और लॉसअप क्या बनेगा, LCM मतलब लॉसअप क्या बनेगा, जो दोनों में है उसको लिख लीजिए, इसके बाद जो नहीं है उसको भी उतार लीजिएगा, 1 बार 2 1 बार 2 1 बार 2 और 1 बार 7, इसके बाद इधर से 3 फिर इधर से 3, इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए। इसका गुणा करेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा बच्चे, इसका गुणा करेंगे 6 होगा, इसका 2 3 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48, 48 में फिर तितली के 9 और 9 से 63, 48 गुणते आप 63 करेंगे ना, 48 गुणते आप 63 करेंगे बच्चे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 48 गुणे 63 ना, 63 8 है 63 8 है, फिर यहाँ पर कर लीजिएगा 30 24 आएगा बच्चे, ठीक है ना। इसका 30 24 गुणा कर लीजिएगा, 30 24 आएगा, और इसका LCM जो बनेगा HCF 10 बनेगा। अब इसको सिद्ध कर लेते हैं, क्या दोनों बराबर हो पा रहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 336 गुणते 57 बराबर लॉसअप गुणते मौसअप, लॉसअप है 3 0 2 4, गुणते इसका मौसअप है बच्चे 6, इसका आप गुणा कर लीजिएगा, इसका आप गुणा कर लीजिएगा, तो इसका आंसर कितना प्राप्त होगा ना, इसका आप जब गुणा करेंगे बच्चे ना,
जब भी इसका आप गुणा करेंगे तो 18 144 आएगा। इसका गुणा कर लीजिए, 24 हासिल 2, 6 दूना के 12, 12 2 14 4 हासिल 1 पूरा 14, 6 3 18, 18 144 आ रहा है। तो इसका भी गुणा करने पर 18 144 ही प्राप्त होगा। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम फिक्स है कि इसका उतना आ गया तो इसका भी उतना ही आएगा। क्लियर है बच्चे? एक तरफ का गुणा निकाल लीजिएगा ना, दूसरा तरफ का उतना लिख दीजिएगा 250 में। टेंशन मत लीजिए कि गुणा करके ही लिखना है, बस सही है, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चे अब देख लेते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, उसके कैसे हल किया जाएगा, वो प्रश्न बहुत मजे से आप लोग हल करोगे। वीडियो को एकदम अंत तक बने रहो, मुझे उम्मीद है कि आपको मजा यकीनन आएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 शुरू कर लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि अभाज्य, सही ना? ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं बच्चे। बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड पहले करिए, फिर इन तीनों पूर्णांकों का लॉसअप निकालिए, फिर मौसअप निकालिए। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले 12 का आप अभाज्य गुणनखंड लिखिए। इसका क्या होगा, 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 दूना के 4, 4 3 12 हो जाएगा। अब 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका भी होगा 3 गुणते 5। अब 21 है, 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणते 7। बच्चे ये आसान आसान अंक थे इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर अंक थोड़ा बड़ा होता तो मैं आप लोग को विस्तार में करके दिखाता कि कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड होता है। विस्तार में क्या ऐसे ही करना होता है, विस्तार भी ऐसे ही होता है। 2 से कटाते 6, 2 से कटाते 3 और 3 से कटाते 1। इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर इसका निकालना है लॉसअप। सबसे पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ, सबसे पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ, फिर निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है बच्चे, ये क्या होता है, तो जो संख्या दोनों में मिलेगा, जो संख्या दोनों में मिलेगा वही इसका मौसअप होगा। तो 2 इसमें है लेकिन इसमें कहीं नहीं है, 2 इसमें भी कहीं नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो संख्या तीनों में होता है या सभी में प्राप्त होगा, सभी जितने पूर्णांक दिए रहेंगे सब में प्राप्त होना चाहिए। अगर सब में प्राप्त होगा तो वही लेंगे मौसअप के लिए, और लॉसअप के लिए क्या करेंगे, जो सब में प्राप्त होगा उसको एक जगह मान लेंगे, जो सब में नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो सब में मिलने वाला संख्या है वो 3 है, और लॉसअप के लिए क्या करेंगे ना बच्चे, क्या करेंगे, जो सब में मिला है उसको एक बार उतार लीजिए पहले, उसके बाद जो बची हुई संख्या है, जो बची हुई है उसको पहले ले लीजिएगा, फिर इन्हें 5 ले लीजिएगा, फिर इन्हें 7 ले लीजिएगा। इसी का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 दूना 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 5 60, और 60 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 6 का 42, 420 इसका मिलेगा एलसीएम, और एचसीएफ मिलेगा 3। क्लियर है बच्चे? अब वैसे ही 17 23 29 का क्या होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है बच्चे, अब देख लीजिए 17 23 29 का निकाल लेते हैं। तो पहले 17 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर 23 का, फिर 29 का। 17 का 1 गुणते 17 बनेगा, 23 का 1 गुणते 23 बनेगा, और 29 का 1 गुणते 29 बनेगा। क्लियर है बच्चे? 1 गुणते 29 बनेगा। अब इसी को हम लोग देख लेंगे कि इसका लॉसअप और मौसअप क्या हो रहा है। इसका तो मौसअप सिंपल है भाई, जब भी कोई अभाज्य संख्या दे ना, कहीं पर भी अलग अलग अभाज्य संख्या दे तो उसका मौसअप हमेशा 1 होता है, और लॉसअप निकालना हो ना तो उन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालना हो लॉसअप, तो उन संख्याओं का गुणनफल हो जाता है 17 गुणते 23 गुणते 29 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इन्हीं का गुणा कर देंगे। जब इनका आप अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे ना तो गुणा करके देख लीजिएगा, इसका गुणा प्राप्त होगा 17,339 प्राप्त होगा। गुणा करके आप देख लीजिएगा इतना प्राप्त होगा। अब वैसे ही 8 9 और 25 का निकाल लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो इसके लिए इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा 2 गुणते 2 गुणते 2, और 9 का बनेगा 3 गुणते 3, और 25 का बनेगा 5 गुणते 5। क्लियर बच्चे? अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ आपको मैंने पहले ही बोला था कि जो सब में मिलेगा वही एचसीएफ होगा, और कुछ नहीं मिले तो 1 मान लीजिएगा। ऐसा हो जाए कि कुछ भी ना मिले तो 1 मान लीजिएगा। 2 इनमें है, इनमें कहीं 2 है ही नहीं, इसमें 3 है तो इसमें भी नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, लेंगे ही नहीं। एचसीएफ के लिए बस एक ही अंक पकड़ लीजिए ऊपर वाला, और वही चीज नीचे सब में खोज लीजिए। मिल रहा है तो 2 2 2 है, 2 कहीं नहीं मिल रहा, अब छोड़ दीजिए, अब नीचे से मिलाने की जरूरत नहीं है। मौसअप के लिए, लॉसअप के लिए क्या करेंगे, जो सब में मिल रहा है उसको ले लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी ले लेंगे। तो 2 सब में है नहीं है, लेकिन इसको भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा 3 है, 3 को भी 3 बार, 2 बार 3 है और 2 बार 5 है, 5 2 बार है। ठीक है बच्चे, 5 गुणते 5 है। इसको कर लेंगे गुणा, तो इसको गुणा करने पर कितना मिलेगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8। अब 8 हो गया ना, तो 8 5 40 है, 4 का गुणा करेंगे 40 है, 40 का गुणा करेंगे ना, 40 का गुणा करेंगे 5 में तो 4 5 6 20, 200 का गुणा करेंगे 9 में, 9 में करेंगे तो तितली के 9
9 दूना के 18, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगा 1800। इसका वैल्यू कितना होगा बच्चे? 1800 प्राप्त हो जाएगा इसका एलसीएम। मुझे ये प्रश्न नंबर 4 जो बच्चे दिया है, ये प्रश्न एकदम डायरेक्ट सूत्र पे दे दिया है। आप लोग को सूत्र बताया था मैं कि लॉसा प गुणे मौसा प बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। उसी सूत्र की सहायता से ये डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा। आपको क्या दिया है कि HCF ऑफ 306 और 657 का 9 है। पहली बात कि बच्चों को प्रश्न पढ़ने में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन आप मत मानिए, पहले प्रश्न समझिए। 306 का और 657 का जो HCF है वो 9 है। यदि इनका 9 है तो एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा? यानी कि दो संख्या आपको दे दिया है, इसका मौसा प दे दिया है, लौसा प पूछ रहा है। तो भाई मौसा प दे या न दे, डायरेक्ट दो संख्या दिया है तो आप लौसा प नहीं ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। लेकिन अगर मौसा प दे ही दिया है ना तो अभाज्य गुणनखंड करके मत ज्ञात करिए। अब इसका प्रयोग करिए सूत्र में। तो सूत्र में क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते HCF होता है। ठीक है बच्चे, तो पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, बराबर लौसा प नहीं पता है, x मान लीजिएगा। मौसा प कितना है? 9 है। मौसा प कितना है बच्चे? 9 है। 9 इधर गुणा में इधर गया तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। 306 गुणते 657 अब बराबर x भागा में 9 कर लीजिएगा। 9 से इसको कटाएंगे 657 को तो 9 साते 63 हो जाएगा। 9 साते 63 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 5 9 63 9, अब फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 9 त्रिका 27, 73 बनेगा। अब इस 73 से आप 306 में गुणा करेंगे बच्चे, इस 73 से 306 में गुणा करेंगे तो हमको इसका लॉसा पर मिल जाएगा, यानी कि इसकी x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो गुणा करके देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। 306 में गुणा करना है 73 से, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चे? 7 छक 42, 7 70 छक ना 70 छक 7 छक 42, 420, अच्छा त्रिक 18, 420 में 18 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 438। 438 को 38 कर लेंगे, हासिल 43 हो जाएगा। 43 को फिर 3 हो जाएगा, हासिल 4 बचेगा। फिर 73 का गुणा करेंगे 3 में तो 7 त्रिक 21, 210 हो जाएगा। 210 में फिर 3 त्रिक 9, 219 हो जाएगा। 219 में फिर 4 जोड़ेंगे हम लोग तो 219 4 223 हो जाएगा, यानी कि 223 38 प्राप्त होगा बच्चे। ठीक है, 223 और 38 इसका क्या मिल जाएगा? x का वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर बच्चे, इसके x का मान मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। क्या बोल रहा है बच्चे ना कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई भी प्राकृतिक संख्या n दे दे आपको, और n मतलब कि कोई भी संख्या हो सकती है। प्राकृतिक संख्या बोल रहा है तो सबको पता है कि प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से और जाती है इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाती है। तो वहां पे एक n की जगह पे कोई भी 1 से संख्या बढ़ा के आप सोच सकते हैं। n के लिए संख्या 6 के पावर n रखेंगे तो अंक 0 पे समाप्त होगा। अंक 0 पे समाप्त होने का मतलब ये होता है, इसकी कहानी पहले इधर समझो। मैं बोलूं कि 5 के घात में अगर मैं 2 करता हूं तो इसका अंतिम अंक जो प्राप्त होगा वो कहां पे होगा? 0 पे समाप्त होना मतलब इकाई अंक। इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? तो 5 के घात में अगर मैं 2 करूंगा तो 5 5 25 आएगा, जिसका इकाई अंक हमारा 5 प्राप्त होगा। क्लियर बच्चे, इसका इकाई अंक 5 प्राप्त हो रहा है। वैसे ही अगर मैं कहूं कि 2 के घात में मैं 3 करता हूं तो इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? तो 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि इकाई अंक फिलहाल में तो 8 प्राप्त हो रहा है। तो वैसे ही यहां पर बोल रहा है बच्चे, यहां पर बोल रहा है कि अगर 6 के घात में n लिख दें और n की जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, या फिर कोई भी प्राकृतिक संख्या ले ले बच्चे, तो यहां पर जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी वो उसका अंतिम अंक हमेशा 0 होगा। ये क्या ऐसा हो सकता है? तो देख लेते हैं क्या होता है। तो यहां पर मानो पहली बार मैं 1 रखता हूं तो 6 प्राप्त होगा, दूसरी बार मैं 2 रखता हूं तो 6 गुणते 6 करेंगे 36 प्राप्त होगा, तीसरी बार मैं कितना करता हूं? 3 रखता हूं तो 6 गुणते 6 गुणते 6, 6 का 36, 36 में फिर 6 से गुणा करने पर कितना होगा? 36 में 6 से गुणा करने पर 6 हासिल 3 6 त्रिका 18 3 21 216 प्राप्त होगा। यानी कि ये तो हमेशा 6 पे समाप्त हो रहा है। हमेशा बच्चे जो समाप्त हो रहा है वो 6 पे समाप्त हो रहा है। मैं कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने की कोशिश कर रहा हूं तो ये 6 पे समाप्त हो रहा है, 0 पे नहीं आ रहा है। इसका अंतिम अंक हमेशा 6 आ रहा है। अंतिम अंक हमेशा क्या आ रहा है बच्चे? 6 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। तो 0 आने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो जिसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना उसमें 2 और 5 आने चाहिए, 2 और 5 आने चाहिए, तब जाकर के वो 0 पे समाप्त होगा, नहीं 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। क्लियर बच्चे, किसी का भी आप अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड करिएगा, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ गए तो वह उसका अंतिम और इकाई अंक 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर बच्चे? तो ये हमारा समाप्त नहीं हो सकता है, इसको लिखिएगा 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। बच्चे अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमसे ये बोल रहा है ना कि कुछ संख्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस के 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 5 भाज्य संख्या क्यों हो रहा है? ये जो संख्या है गुणा के रूप में यह भाज्य संख्या हो रहा है, तो क्यों भाज्य संख्या हो रहा है, इसका कारण बताइए। तो बच्चे भाज्य संख्या के लिए सबसे पहले 17 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ले लेते हैं। 17 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 लेके इसको देखते हैं कि भाज्य क्यों होगा। तो देखो दोनों में 3 है ना, 2 पक्ष है, इधर गुणा में एक तरफ मानेंगे, प्लस वाले को अलग पक्ष मानेंगे। प्लस दे देना तो इसको अलग पक्ष मानते हैं, और सब गुणा वाला एगो पक्ष हो जाता है, सब गुणा एगो, प्लस वाला एगो अलग पक्ष हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां प्लस और माइनस लगता है वह एक एक अलग अलग पद होता है। तो इसमें 2 पद है, दोनों पद में सेम क्या है, तो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। 13 को करेंगे कॉमन, यहां से बनेगा 7 गुणते 11 और 13 हट गया, प्लस यहां बचेगा 1। अब इसको हल करेंगे बच्चे तो ये 13 गुणते 11 सत्ते 77 और 77 एक मिलके हो जाएगा 78। 13 गुणते 78 मिल गया। अब 13 गुणते 78 हमारा भाज्य संख्या होगा। क्यों भाज्य होगा? तो बच्चे आपको पता है कि कोई संख्या भाज्य तभी बोलते हैं जब वह 1 से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट जाए। 1 से कटे, खुद से कटे, फिर कोई और संख्या आ जाए, अलग संख्या आ जाए जो उसको कटा सके। तो देखो ये 1 से कटेगा ही कटेगा पूरी संख्या, फिर ये खुद से कटेगा ही कटेगा, इसके अलावा ये संख्या और भी संख्या से कट जाएगी। 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, सॉरी 2 से 8 7 15 ना, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और ये 13 से कटेगा। यानी बहुत सारी संख्याएं इसको कटा रही हैं, तो इसका बोलेगा कि इसके कई सारे गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए संख्या भाज्य हो गया। अब अगला इसको देख लेते हैं। 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस के 5। इसमें भी 2 पद हैं, इसमें तो पूरी कहानी लिख दिया गिनती का, 7 से लेकर के 1 तक का पूरा कहानी ही लिख दिया है बच्चे। कोई बात नहीं, लिखने दो इसको। इसमें भी 2 पद हैं, एगो पद इधर एगो पद इधर। अब दोनों में से सेम क्या है, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। 5 को करेंगे कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 अब प्लस के 5 हट गया तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 बनेगा। 5 हट गया तो क्या बनेगा बच्चे, 5 कॉमन कर लिए तो 1 बच जाएगा। अब इसको हम करेंगे हल, तो 7 छक्का 42। अब 42 में फिर इधर 2 से गुणा करिएगा, 7 छक्का 42 दूना के कितना हो जाएगा, 42 दूना के 84, 42 दूना के 84 बनेगा। और 84 में 12 से गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे 84 में, तो 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, अब 12 बाठे 96, ठीक है ना। 12 5 60 12 72 12 84 12 84 12 84 12 96, 96 में फिर 4 जोड़ देंगे बच्चे, 4 जोड़ देंगे 96 में तो बन जाएगा 100, 96 में 4 जोड़ेंगे बन जाएगा 100, 1008 बन गया। अब 1008 में हम 1 जोड़ेंगे तो 1000 हमारा बन जाएगा कितना 9, तो 5 गुणते 1009 बन रहा है। अब ये भी 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। अब 2 अलग अलग संख्या है बच्चे, तो ये भी आपका भाज्य संख्या ही होगा। 2 अलग अलग संख्या का गुणनफल है ना, ये भी भाज्य में ही प्राप्त हो गया। अगर ऐसा कोई संख्या प्राप्त होता कि वह संख्या सिंगल 1 से कटती और खुद से कटती, किसी अलावा से नहीं कटती, तो वह हमारा अभाज्य होता। लेकिन ये तो कई का संख्या से कट रहे हैं, हमारा बनेगा भाज्य संख्या। अब अगला प्रश्न नंबर 7 देख लो बच्चे, इसका अभ्यास का लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे परिंदे, एकदम जानदार प्रश्न है। मैंने पहले जब थ्योरी करा रहा था उसी टाइम पे बोला था कि ये जब भी इस तरह का प्रश्न देना तो इसको देखना है बड़े आराम से। लौसा मौसा के ऊपर एक प्रश्न इबारती बना के देता ही देता है, और यहाँ पर दे भी दिया है। बोल रहा है कि एक गोलाकार पार्क वाला मैदान है, उसमें सोनिया और रवि 2 लड़के, एक लड़का और एक लड़की, 2 लोग हैं, दौड़ रहे हैं इस पार्क के किनारे किनारे। अगर रवि दौड़ना शुरू करता है यहाँ से अगर रवि दौड़ना शुरू करता है बच्चे, तो ये 12 मिनट में यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे आता है। और सोनिया दौड़ती है तो वह दौड़ते हुए ऐसे जाती है ना, सोनिया थोड़ा सा इसे बना लो, इसका चित्र बना लो तभी समझ में आएगा बढ़िया से। सोनिया थोड़ा लड़की है ना, तो इसका बाल भी थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, सुंदर में 1 नंबर का। लो इसका बाल उड़ा देते हैं, ठीक है, इसे कनबल्ला वलबल्ला पहना देते हैं, ठीक है, दांत चियार देती है, ठीक है। कहा कि बहुत मुश्किल के दौड़ी है, लड़के दौड़ते हैं हाफ देती है, लड़के लोग हाफ देके दांत चियार देते हैं, खैर लड़कियां तो बहादुर होती ही है। तो देखो ये पूरा दम हाफ के दौड़ रही हैं, ये 18 मिनट में पूरा कर रही हैं। यहाँ से शुरू कर रही है ना, आते आते इनको 18 मिनट लग रहा है, और लड़कावा जो है इसको 12 मिनट लग रहा है।
तो ये पूछ रहा है ना कि अगर दोनों एक साथ दौड़ना शुरू कर दें तो कम से कम एक संग कब दोनों मिलेगा, दोनों एक संग कब मिलेगा जल्दी से जल्दी। अगर घूले तरह घूम आएगा, हयो घुमाना शुरू कर दी तो रवि तो आगे निकल जाएगा, ये तो पीछे ही रह जाएगी। रवि तेज दौड़ रहा है तो रवि दौड़ रहा है तेज, लड़की पीछे है, लड़की पीछे रवि तेज, फिर वापस दोबारा घूम के आएगा तो रवि इसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पकड़ लेगा। तो दोबारा कब पकड़ेगा, जल्दी से जल्दी कब पकड़ेगा, कितना मिनट के बाद पकड़ेगा। तो बच्चे जब भी ऐसे जल्दी से जल्दी पूछे या कम से कम पूछे ना, तो आपको मैं बताया था कि उसके निकालते हैं लॉसअप, यानी कि 18 और 12 का आप निकाल लीजिएगा क्या, लॉसअप। इसी तरह से निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, अभाज्य से निकाल दीजिए। 12 का 2 गुणते 3 और 18 का कितना बनेगा, 2 गुणते 2 9 18 9 रखा 3 गुणते 3, ठीक है। ये बन जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें मिलाएंगे, जो मिल गया वो ठीक है, जो नहीं मिला उसको अलग कर लेंगे। तो एक खाली 2 मिल रहा है, एक खाली 3 मिल रहा है, एक बार का 2 एक बार का 3 नहीं मिल रहा है, उसको भी उतार लेंगे। 2 3 6 2 के 12 3 36, यानी कि 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को फिर दोबारा मिलेंगे। फिर अगला 72 मिनट बाद मिलेंगे। फिर 72 के बाद कितना मिलेंगे पता है, 36 से गुणा कर लीजिए, 108 मिनट के बाद फिर पुनः मिल जाएंगे। क्लियर बच्चे, तो यही इसका आंसर हो गया 36 मिनट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे परिंदे। तो आप लोग मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, एक छोटा सा, यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो एक मेरे लिए बस आप लोग एक छोटी सी बटन दबानी है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और एक छोटा सा कमेंट कर दो, जिसे देख के या पढ़ के मुझे खुशी महसूस हो बच्चे, ठीक है। आप लोग का कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अधिक खुशी मिलता है। रियली में सारा मेहनत लगता है ना कि मेहनत कम पड़ गया है, ऐसा लगता है, फिर एनर्जी वापस बूस्ट हो जाती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, फिर जिज्ञासा जग जाता है आपके कमेंट पढ़ने से। तो इसलिए बच्चे एक छोटा सा कमेंट कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर तरह का वीडियो आपके दोस्तों के पास पहुंचे और आपके पास भी हमेशा अपडेट पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी अगले अभ्यास में।